नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। डल्लेवाल किसानों की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से ही अनशन पर थे। उन्होंने रविवार को घोषणा की कि वह अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह नए सिरे से किसान आंदोलन का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। यह घोषणा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान की गई। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन को लेकर समर्थन जुटाने के लिए यह किसान महापंचायत बुलाई थी। डल्लेवाल ने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने मुझसे आमरण अनशन समाप्त करने को कहा है। इस आंदोलन में साथ देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम.के. स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा है कि तमिलनाडु के मंत्री तमिल भाषा को लेकर गर्व की बात करते हैं, लेकिन मुझे लिखे गए उनके पत्र और उसमें हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही होते हैं। पीएम ने सवाल पूछते हुए कहा कि वे तमिल भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, उनका तमिल को लेकर गर्व कहां चला जाता है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर राज्य पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में पार्टी के पलायन रोको रोजगार 2 अभियान के लिए बेगूसराय का दौरा करने की घोषणा की है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह संदेश बिहार के हर युवा के लिए है। 7 अप्रैल को मैं बेगूसराय आ रहा हूं। आप जिन मुद्दों का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और एक के बाद एक सरकारी नौकरियों में कमी, साथ ही निजीकरण जो आपको लाभ नहीं पहुंचा रहा है, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें। कृपया सफेद टी-शर्ट पहने ताकि पूरी दुनिया बिहार के युवाओं की भावनाओं को देख सके, उनकी समस्याओं को समझ सके और बिहार सरकार पर दबाव बना सके। पीटीआई के मुताबिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि यह धार्मिक संप्रदाय के धर्म के मामले में अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों में स्पष्ट हस्तक्षेप है। बता दें कि इस विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई और याचिकाएं दायर की गई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने केरल के नेता एम.ए. बेबी को पार्टी का नया महासचिव चुना है। बता दें कि पिछले साल सीताराम येचुरी के निधन के बाद सीपीआईएम के महासचिव का पद खाली हो गया था। 2 अप्रैल से शुरू हुए सीपीआईएम के 24वें सम्मेलन में केंद्रीय समिति का चुनाव किया गया। 85 सदस्यीय केंद्रीय समिति में एक स्थान खाली है, यानी इसमें फिलहाल 84 लोगों के नाम हैं। पार्टी ने कहा है कि केंद्रीय समिति की 20% सदस्य महिलाएं हैं और इस केंद्रीय समिति ने एम.ए. बेबी को महासचिव चुना है। इसके अलावा नवनिर्वाचित केंद्रीय समिति ने 18 सदस्यों के पोलित ब्यूरो का चुनाव किया। पोलित ब्यूरो के सदस्यों में प्रकाश करात, वृंदा करात और माणिक सरकार के नाम नहीं हैं। इनके नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों में हैं। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल में मौजूदा प्रदर्शन पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के इस दिग्गज को आईपीएल से 2 सीजन पहले ही संन्यास ले लेना चाहिए था। मनोज तिवारी ने क्रिक पर से एक बातचीत में कहा कि मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा सख्त हो रहा हूं। उन्हें 2023 आईपीएल के बाद संन्यास ले लेना चाहिए था। वह उनका सबसे अच्छा समय था। तिवारी ने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रिकेट से उन्होंने जो भी प्रसिद्धि, नाम और सम्मान कमाया है, वह पिछले 2 सालों में उनके खेलने के तरीके से खत्म होता जा रहा है। धोनी के फैंस उन्हें इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। देखिए चेन्नई के फैंस कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको बता दें कि धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में 26 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। इसके अलावा वो जिस क्रम पर बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं, उसे लेकर भी कई फैंस सवाल पूछ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 8 से 9 अप्रैल को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। पायलट ने कहा कि युवा नेता उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जवाबदेही के साथ साथ विचारधारा को मजबूत करना आगे बढ़ने का नारा होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि गुजरात में होने जा रहा कांग्रेस का अधिवेशन अहम है, क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब गुजरात में पार्टी को मजबूत करने और वहां अपना पिछला गौरव हासिल करने पर
ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी भले ही लोकसभा चुनावों के बाद कुछ राज्यों में चुनाव हार गई हो, लेकिन पार्टी ने लड़ने के लिए दृढ़ विश्वास या जोश नहीं खोया है। वहीं अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा, मौसम बदलेगा, फिजा बदलेगी और सरकार भी बदलेगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM के बाद अब RJD भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। RJD सांसद मनोज झा ने बताया कि उनकी पार्टी सोमवार को याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि RJD की ओर से पहली याचिका कल दायर होगी। RJD के अंदर अलग अलग समाज और समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो अगर संविधान खत्म, सौहार्द खत्म तो बचा क्या? शून्य। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर निराशा का भाव है उसको एड्रेस करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर मनोज झा ने कहा कि ये एक रूटीन है। राष्ट्रपति ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े हैं। क्या हम भूल गए किसान कानूनों का क्या हुआ? जन दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका का दौरा पूरा कर आज रविवार को तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने रामेश्वरम के रामनाथपुरम में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया और तमिलनाडु के विकास की बात की। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु की DMK सरकार और मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों की हमेशा रोते रहने की आदत होती है। PM मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं कि तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना अधिक बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा केंद्र की ओर से दिया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ 900 करोड़ रुपए ही मिलते थे, लेकिन इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6000 करोड़ रुपए से अधिक है और भारत सरकार यहाँ के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। इसमें रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और यूरोप के बीच जीरो टैरिफ की स्थिति बनेगी। शनिवार को इटली के उप प्रधानमंत्री मत्तेओ सलीनी के साथ लाइव चर्चा के दौरान मस्क ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस पर सहमति बनेगी कि यूरोप और अमेरिका दोनों को जीरो टैरिफ की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे यूरोप और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार हो सके। उन्होंने कहा कि यूरोप और उत्तर अमेरिका के बीच लोगों को आवागमन में अधिक छूट मिलनी चाहिए। यह निश्चित रूप से राष्ट्रपति को मेरी सलाह रही है। टैरिफ के अलावा एलन मस्क ने यूरोप की दमनकारी नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन नीतियों ने नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यूरोप को एक खराब जगह बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और ट्रंप के इस कदम का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में देखने को मिला है। इसके अलावा ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अमेरिका के कई शहरों में हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के एजेंडे पर अपनी चिंताएं जाहिर की। इनमें से कुछ के हाथों में टैरिफ खत्म करने की मांग वाले पोस्टर भी थे। जॉर्जिया के अटलांटा, न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू और कई लोग वॉशिंगटन स्मारक पर भी प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.